वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल मेडिकल एंड नर्सेस सब। तो आज हम यहाँ पर बात करने वाले हैं एएनएम के क्वेश्चन पेपर की। ऑफिशियल पेपर है, कुछ दिन पहले ही कंडक्ट किया गया था। बहुत सारे लोगों की रिक्वेस्ट है कि अलग अलग जगह सब लोग एमपी व्यापम की तैयारी कर रहे हैं, उसकी सीरीज़ भी अपडेट की जा रही है कंटिन्यूस बैक टू बैक। लेकिन एएनएम वालों की भी रिक्वेस्ट थी कि जो भी लोग फीमेल हेल्थ वर्कर का एग्ज़ाम दें तो उनको किस तरीके के पेपर्स आते हैं। तो अभी लास्ट 1 मंथ में 2-3 पेपर आपको अपडेट कर दिए गए हैं। ये एक न्यू पेपर है, मैंने सोचा आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल ये पेपर उन लोगों के लिए भी हेल्पफुल है जो एएनएम के अलावा चाहे आप सीएचओ, जीएमसी या एमपी व्यापम का पेपर दे रहे हैं। मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप लोग एक नज़र इस पेपर पर ज़रूर डालें। ऐसा नहीं है कि एएनएम का पेपर जो आपका जो लोग देते हैं उनको सीएचओ के लिए हेल्पफुल नहीं होगा, ज़रूर होगा। आप ये पेपर देख के समझ सकते हैं। तो यहाँ पर एक ऑफिशियल पेपर है जो लाल कलर से रेड कलर से हैं, सभी आंसर्स हैं। तो यहाँ पर आपको पूरा एक्सप्लेन करके बताया जाएगा। टोटल 100 एमसीक्यूज़ हैं आपके लिए, तो आप लोग इसको ज़रूर देखें। और जो भी लोग एमपी व्यापम का पेपर दे रहे हैं या फिर त्रिपुरा सीएचओ का पेपर दे रहे हैं तो आपके लिए सभी मटेरियल अवेलेबल है। आप डायरेक्ट मेरे व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट करके उन चीज़ों को ले सकते हैं। प्राइस बहुत ही मिनिमल रखी गई है, हर एक कैंडिडेट उस चीज़ के लिए अफोर्ड आपका। विच ऐप इज़ यूज बाय एएनएम, तो एएनएम वर्कर है जो कौन सी ऐप है यूज़ करती हैं। ऑप्शन में है यहाँ पर निश्चय, अनमोल, पोषण ट्रैकर ऐप या फिर हॉस्पिटल इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो यहाँ पर जो निश्चय किट है ये तो प्रेगनेंसी टेस्ट किट है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में अवेलेबल होती है। अनमोल ऑक्सिलरी नर्स मिडवाइफ ऑनलाइन, एक एंड्रॉयड ऐप है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने इसको लाया था। इसमें जो डेटा होता है वो यहाँ पे एएनएम वर्कर्स हैं इसमें ऐड कर सकती हैं, अपडेट कर सकती हैं। तो एएनएम वर्कर के लिए जो ऐप लाई गई थी वो क्या थी, अनमोल ऐप, और इसको लॉन्च किया था मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने। एंड्रॉयड ऐप है, एएनएम वर्कर्स के लिए बहुत ही हेल्पफुल ऐप है। आप टैबलेट में या फिर जो मोबाइल दिए जाते हैं गवर्नमेंट के थ्रू उनमें आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर आपका, फॉलोइंग आर द फीचर्स ऑफ कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर एक्सेप्ट। सभी कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर सीएचओ का काम है किसी एक को छोड़कर। पोजेसेस बीएससी नर्सिंग क्वालिफिकेशन, वर्क्स एज टीम लीडर एट हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर, कनेक्टेड टू मेडिकल ऑफिसर एट पीएससी थ्रू टेली कंसल्टेशन या फिर प्रिस्क्राइब्स द मेडिकेशन। तो एक सीएचओ बीएससी नर्सिंग क्वालिफाइड होना चाहिए। आप जब फॉर्म फिलअप करते हैं तो आपको एक कंडीशन रखी जाती क्वालिफिकेशन के लिए, तो आप क्या होना चाहिए, बीएससी नर्सिंग आपकी कंप्लीट होना चाहिए। आपकी जॉब होती है एज अ लीडर इन हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में, सब सेंटर में आप कनेक्ट कर सकते हैं किससे, मेडिकल ऑफिसर से पीएससी में टेली कंसल्टेशन के थ्रू। लेकिन आप एज अ सीएचओ किसी को मेडिसिन प्रिस्क्राइब नहीं कर सकते हैं। क्या है, आप मेडिसिन प्रिस्क्राइब नहीं कर सकते। बाकी ये सभी आपकी फीचर्स रहेंगे कि आप बीएससी नर्सिंग पास आउट होना चाहिए, क्वालिफाइड हो, एज अ टीम लीडर के तौर पर आप सीएचओ में काम करते हैं। यहाँ पर आप मेडिकल ऑफिसर से कंसल्ट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आप मेडिकेशन प्रिस्क्राइब नहीं कर सकते। नेक्स्ट वन है यहाँ पर आपका क्वेश्चन, हाउ मच पॉपुलेशन एज एक्रेडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट लुक्स आफ्टर। तो एक आशा वर्कर कितनी पॉपुलेशन के लिए है जो अपॉइंट की जाती है। तो सबको पता है कितना, 1000 पॉपुलेशन में, कितने में, 1000 पॉपुलेशन और 1000 पॉपुलेशन में। आशा का फुल फॉर्म आता है तो सामने आपके दिया हुआ है, एक्रेडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट। नेक्स्ट है यहाँ पर आपका क्वेश्चन, विच हेल्थ वर्कर वॉज इंट्रोड्यूस्ड अंडर नेशनल रूरल हेल्थ मिशन एज सब सेंटर लेवल टू मैनेज द वर्कलोड ऑफ सब सेंटर। तो यहाँ पर एनआरएचएम के तहत है जो सब सेंटर में वर्कलोड को मैनेज करने के लिए जितने भी सब सेंटर होते हैं वहाँ पर कौन सा हेल्थ वर्कर इंट्रोड्यूस किया गया एनआरएचएम के तहत, आंगनवाड़ी वर्कर, सेकंड एएनएम, लेडी हेल्थ विजिटर या फिर सीएचओ। तो यहाँ पर एनआरएचएम के तहत वर्कलोड यदि ज़्यादा है तो सीएचओ तो क्या होता है, सब सेंटर का हेड होता है। क्या होगा, सब सेंटर में सीएचओ एज ए लीडर का काम करेगा। एक सीएचओ एक सब सेंटर में होगा। तो वैसे ही यहाँ पर जो सेकंड एएनएम है यहाँ पे वर्कलोड ज़्यादा है तो उसको हैंडल करने के लिए अपॉइंट की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर आपका, अ नर्स वॉज रिपोर्टेड अबाउट डिलीवरी 2 days ago ड्यूरिंग हर विजिट टू द फैमिली थ्रो मदर हैज़ इनिशिएटेड ब्रेस्ट फीडिंग टू द बेबी बट स्टिल सी इज़ वेरी एंजियस अबाउट फीडिंग द बेबी।
व्हाट एडवाइस नर्स शुड बी गिविंग टू मदर रिगार्डिंग फीडिंग ऑफ बेबी। ये देखिए यहाँ पर क्वेश्चन है कि एक नर्स होम विजिट के लिए या फैमिली विजिट पे यदि जाते हैं आप, तो यहाँ पर 2 दिन पहले ही एक डिलीवरी हुई है, 2 दिन पहले ही आपको पता चला है। तो यहाँ पर जो लेडी ब्रेस्ट फीडिंग करवाने वाली है अपने बेबी को, वो क्या डरी हुई है। यदि फर्स्ट टाइम बेबी डिलीवर हुआ है तो वो डरी हुई है कि कैसे ब्रेस्ट फीडिंग कराएं अपने बेबी के लिए। तो एज अ नर्स आप माँ के लिए किस तरीके से एडवाइस करेंगे, किस तरीके से इनिशिएट करेंगे कि आप ब्रेस्ट फीडिंग करवाएं। मदर शुड गिव एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीड टू बेबी फॉर 3 months एंड देयर आफ्टर सी कैन इनिशिएट कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग टू द चाइल्ड। ये बिल्कुल भी नहीं है, क्या है, ये बिल्कुल भी नहीं है कि माँ अपने बच्चे के लिए भी नहीं है कि माँ अपने बच्चे के लिए जो ब्रेस्ट फीडिंग करवाने वाली है उसको 3 महीने बस करवाना है, देन आफ्टर क्या करना है, उसको कुछ खाना पीना स्टार्ट करना। कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग का मतलब वीनिंग, तो ये बिल्कुल भी नहीं करना है। फिर आता है मदर शुड गिव एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग टू बेबी फॉर 4 months। ये भी नहीं है कि 4 महीने बेबी को फीड कराना है। आपको एज अ नर्स, एज अ ANM, एज अ CHO एडवाइस देनी है। मदर शुड गिव एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीड टू बेबी, एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीड टू बेबी फॉर 6 months। 6 महीने तक एटलीस्ट आपको एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग का मतलब ओनली ब्रेस्ट मिल्क, अदर देन कुछ भी नहीं। आफ्टर 6 months आप अपने बेबी को कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग, दैट मीन्स वीनिंग, अन्नप्राशन जिसको हम कहते हैं, वो आप करवा सकते हैं। 6 महीने के बाद कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग का मतलब थोड़ा थोड़ा सॉलिड आप खाना पीना स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन 6 महीने तक आपको ऐसा कुछ भी नहीं देना है, ओनली ब्रेस्ट मिल्क देना है। लास्ट ऑप्शन में यहाँ पर मदर शुड बी इनकरेज टू ब्रेस्ट फीड द बेबी, बट इफ सी फील्स बेबी इज नॉट सेटिस्फाइड विद द फीड सी कैन गिव टॉप फीड टू चाइल्ड। लेकिन माँ ने अभी तक फीड ही नहीं कराया, आप उसको नहीं इनकरेज कर सकते कि यदि आपका बेबी फीड करने में प्रॉपर फील नहीं कर रहा है, आप फील नहीं कर रही हैं, अच्छा डिस्कम्फर्ट है, तो आप स्टॉप करा के बॉटल स्टार्ट कर दें, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। हाँ, यदि बच्चे को प्रॉब्लम हो रही है तब आप ये कर सकते हैं, लेकिन आपको यदि प्रॉब्लम हो रही है तो ऐसा कुछ भी आप एडवाइस नहीं करेंगे। नेक्स्ट वन है यहाँ पर कम्युनिटी हेल्थ नर्स विजिट द हाउस विथ 1 week old न्यूनेट एंड फाइंड्स आउट दैट देयर इज अ होम डिलीवरी एंड द न्यूनेट इज नॉट इम्यूनाइज्ड। क्वेश्चन ध्यान से देखिए, होम डिलीवरी हुई है, 1 week का न्यूनेट है, 1 week पहले ही डिलीवरी हुई है लेडी की, तो 1 week का न्यूनेट हो गया, होम डिलीवरी हुई मतलब घर पे ही डिलीवरी हो गई है। तो एज अ CHO, एज अ नर्स आप क्या करेंगे कि नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल के तहत कौन सी वैक्सीन अब उस बच्चे को दी जाएंगी। OPV BCG, OPV DPT, OPV हेपेटाइटिस B BCG, या फिर इंजेक्टेबल पोलियो वैक्सीन BCG और हेपेटाइटिस B। देखिए यहाँ पर सीधा सा क्वेश्चन है, अब यहाँ पे तो घुमा के दिया कि 1 week का न्यूनेट है, होम डिलीवरी हुई, इम्यूनाइजेशन नहीं हुआ, आप कौन सी वैक्सीन देंगे। सो एट द टाइम ऑफ बर्थ दी जाने वाली वैक्सीन की यहाँ पे बात हो रही है। तो हॉस्पिटल में बेबी डिलीवर होता तो वहाँ पे वैक्सीनेशन करवा दिया जाता है, लेकिन होम डिलीवरी हुई है तो बच्चे को ओरल पोलियो वैक्सीन, हेपेटाइटिस B वैक्सीन और BCG वैक्सीन, तीनों वैक्सीन एट द टाइम ऑफ बर्थ है जो दी जाती हैं, तो ये देंगे हम। नेक्स्ट है यहाँ पर आपका क्वेश्चन, मिसेज ऊषा विजिट द सब सेंटर फॉर हर हेल्थ चेकअप, शी इन्फॉर्म दैट शी इज मिसिंग हर पीरियड, this is her initial visit, what should be the action of ANM at sub center। तो यहाँ पर ऊषा नाम की एक लेडी है, हॉस्पिटल में आई हुई है, सब सेंटर में चेकअप के लिए आई हुई हैं। वो इन्फॉर्म करती हैं कि उनके पीरियड्स क्या है, मिस्ड है, मतलब उनके पीरियड्स नहीं आ रहे हैं। इनिशियल विजिट है उनकी, फर्स्ट टाइम आई हुई हैं। तो एज ए ANM आप क्या करेंगे, ask her to get her pregnancy tested, if positive come to antenatal clinic for registering the pregnancy, get her pregnancy test done, if pregnant register her pregnancy and ask her come for tetanus toxoid injection after completing 3 months of pregnancy। तो ये भी नहीं करना है आपको, get her pregnancy test done, if pregnant and ask her to come antenatal clinic, get her pregnancy register, या फिर get her pregnancy test done, if pregnant register her pregnancy, परफॉर्म कंप्लीट एंटीनेटल एग्जामिनेशन, गिव हर फर्स्ट डोज ऑफ टी। हो रही है कि क्लिनिक पे आप आए, आपके पीरियड्स मिस हैं, तो आपका प्रेगनेंसी टेस्ट करवाया जाएगा। यदि टेस्ट क्या है, आप पॉजिटिव हैं तो आपका प्रेगनेंसी रजिस्टर है जो उसमें आप रजिस्टर किए जाएंगे।
फिर आपका जो भी एंटीनेटल चेकअप्स होंगे, एग्जामिनेशन होगा, वो किया जाएगा और उसी फर्स्ट विजिट में ही आपको टीटी का वैक्सीन है जो लगा दिया जाएगा। फिर 1 महीने के बाद दोबारा आपको टीटी का वैक्सीन दिया जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पर आपको क्वेश्चन, अ वुमेन इज रिपोर्टेड टू यू अबाउट अनप्रोटेक्टेड सेक्स लास्ट नाइट, व्हाट विल योर राइट एक्शन। यहाँ पर ये देखिए अनप्रोटेक्टेड सेक्स कर लिया, कोई भी कॉन्ट्रासेप्टिव यूज़ नहीं की, तो एज अ नर्स एज अ CHO आप क्या करेंगे। टेल हर नथिंग विल हैपन जस्ट रिलैक्स, ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि ना लेडी को पता है ना आपको पता है कि उसके सेफ डेज थे कि अनसेफ डेज थे। फिर यहाँ पर है गिव हर 1 डोज ऑफ हाई पिल एंड टेल हर टू टेक विद इन 72 आवर ऑफ अनप्रोटेक्टेड सेक्स। गिव हर 1 डोज ऑफ हाई पिल एंड टेल हर टू टेक विद इन 24 आवर ऑफ अनप्रोटेक्टेड सेक्स। आस्क हर टू वेट फॉर नेक्स्ट मेंस्ट्रुएशन, देयर ओनली यू कैन डिसाइड व्हाट शुड बी डन। तो यहाँ पर यदि आपके पास कोई लेडी आती है अनप्रोटेक्टेड सेक्स, उसने लास्ट नाइट किया है, तो आप यहाँ पर उसको एक आई पिल देंगे और कहेंगे कि इसको विदिन 72 घंटे के ही लेना है। कितना? विदिन 72 घंटे के ही लेना है, ये भी नहीं कि 24 घंटे के अंदर ले लो। यहाँ पर आप उसको एडवाइस करेंगे कि आई पिल विदिन 72 घंटे के लेना है आपको, तो यहाँ पर आप उसको क्या देंगे, आई पिल। नेक्स्ट वन, अ 2-year-old child has come to you in sub-center with diarrhea, presenting with symptoms of irritability, thirst with eager to drink water, reduction in urine output, what will be the correct action for managing the child। यहाँ देखिए सब सेंटर में एक बच्चा आया है, बच्चे की एज कितनी है, 2 साल है, डायरिया है उसको एट द टाइम, इरिटेबल है बच्चा, थ्रस्ट है, यहाँ पर बहुत ही ईगरली पानी पीना चाह रहा है, वो यूरिन आउटपुट बहुत ज़्यादा कम हो गई है, तो यहाँ पर आप क्या करेंगे। Advise mother to give ORS solution at home regularly after each stool. Teach her the sign of dehydration and explain her when to take child to hospital। ऐसा आपको नहीं करना है, क्योंकि बच्चे को क्या हो रहा है, यदि ये नॉर्मल डायरिया होता, क्योंकि ये माइल्ड नहीं है, ये सीवियर होते जा रहा है धीरे धीरे, मॉडरेट टू सीवियर है, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, आस्क मदर टू स्टे इन सब सेंटर एंड गिव ORS इन योर सुपरविजन। आप बच्चे को ORS दीजिए अपने सुपरविजन में और 3 to 4 आवर, 3 से 4 घंटे वेट और वॉच कीजिए बच्चे में क्या डायरिया हो रहा है, क्या उसमें साइन दिख रहे हैं। रीअसेस इफ द चाइल्ड शोज इम्प्रूवमेंट इन हाइड्रेशन स्टेटस, यहाँ पर आप बच्चे को चेक करेंगे कि उसका हाइड्रेशन स्टेटस प्रॉपर हो रहा है या नहीं। एडवाइज मदर टू गिव सॉल्यूशन एट होम रेगुलरली आफ्टर ईच स्टूल। टीच हर द साइन ऑफ डिहाइड्रेशन एंड एक्सप्लेन व्हेन टू टेक चाइल्ड टू हॉस्पिटल। यहाँ पर फर्स्ट में भी यही कहा, सेकंड में लेकिन क्या कहा है कि आप अपनी निगरानी में उसको ORS दिलवाएं, 3 से 4 घंटे वहीं सब सेंटर में रुकने के लिए कहें कि बच्चे में कुछ इम्प्रूवमेंट हो रहा है या नहीं। यदि इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहा है तो आप खुद वहाँ से उसको PSC CSC रेफरल कर सकते हैं, लेकिन तुरंत आप उसको घर भेजने के लिए ना कहें। नेक्स्ट है यहाँ पर नेम ऑफ मलेरिया पैरासाइट, तो मलेरिया का पैरासाइट तो क्या है, प्लाज्मोडियम। नेक्स्ट वन, नेशनल नॉन कम्युनिकेबल डिसीज प्रिवेंशन एंड कंट्रोल प्रोग्राम। ये देखिए नॉन कम्युनिकेबल डिसीज कंट्रोल प्रोग्राम में कौन सी डिसीजेज इंक्लूडेड हैं, तो यहाँ पर है कैंसर, डायबिटीज़, कार्डियोवैस्कुलर एंड स्ट्रोक्स। क्या है, कैंसर, डायबिटीज़, कार्डियोवैस्कुलर एंड स्ट्रोक्स। और यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन में था कैंसर, हाइपरटेंशन, कार्डियोवैस्कुलर एंड डायबिटीज़, लेकिन यहाँ पर हाइपरटेंशन इंक्लूडेड नहीं है। और दूसरे ऑप्शन में लेप्रोसी और TB है, तो ये तो कम्युनिकेबल हो गई। लास्ट में लेप्रोसी और TB है, तो ये भी कम्युनिकेबल हो गई, लेकिन जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर C, कैंसर, डायबिटीज़ एंड कार्डियोवैस्कुलर एंड स्ट्रोक्स। नेक्स्ट वन, द इनोवेटिव IT एप्लीकेशन ऑफ निश्चय मेक्स इट पॉसिबल फॉर द ग्रास रूट लेवल हेल्थ केयर प्रोवाइड्स टू ट्रैक एवरी पेशेंट ऑफ विच डिसीज। तो निश्चय किट है, एक तो ये जनरली आती है टेस्टिंग के लिए, प्रेगनेंसी के लिए, और दूसरा यहाँ पर क्या कहा है, एक एप्लीकेशन है जो निश्चय किट है, बोला कि ये यहाँ पर क्या है, निश्चय एप्लीकेशन। क्या है, निश्चय एप्लीकेशन। तो जो निश्चय एप्लीकेशन है ये किसके लिए है, HIV एड्स के लिए, लेप्रोसी के लिए, TB के लिए कि मलेरिया के लिए। तो यहाँ पर जो निश्चय जो एक यहाँ पर एप्लीकेशन है किसके लिए है, ये है यहाँ पर TB वालों के लिए। किसके लिए, TB वालों के लिए, कि जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं उनका डेटा किस में भर सकते हैं, ट्यूबरक्लोसिस के मरीजों का निश्चय एप्लीकेशन में। नेक्स्ट वन, अंडर वंदे मातरम विच स्कीम विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू।
तो वंदे मातरम स्कीम के तहत सही पॉइंट क्या है, स्कीम कई बार एग्जाम में आई है। तो यहाँ पर इसमें क्या किया जाता है, इट इज़ अ फैसिलिटी अंडर विच प्रोविजन ऑफ फ्री OPD सर्विसेज इंक्लूडिंग एंटीनेटल चेकअप to all pregnant women and family planning counseling to new mothers on the 9th of every month at public and private clinics। वंदे मातरम स्कीम के तहत एक मेन इसका यही टारगेट था कि जितनी भी प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं या फिर जो लोग फैमिली प्लानिंग करना चाहते हैं उनके लिए काउंसलिंग महीने की हर 9 तारीख को, चाहे वो प्राइवेट क्लिनिक हो या फिर पब्लिक क्लिनिक हो, वहाँ पर आपका चेकअप है जो किया जाएगा। तो ये किसके तहत आया था, वंदे मातरम स्कीम के तहत। इसमें फ्री OPD चेकअप आपका होगा एंटीनेटल मदर्स का महीने की 9 तारीख को। नेक्स्ट वन, अंडर अंतरा प्रोग्राम ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव विच ऑफ द स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। अंतरा जो हमने DMPA पढ़ा है वही है यहाँ पर। तो अंतरा क्या है, एक इंजेक्टेबल कॉन्ट्रासेप्टिव मेड्रोक्सीप्रोजेस्टेरोन एसीटेट इज अ हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड फॉर वुमेन दैट प्रिवेंट प्रेगनेंसी फॉर 3 मंथ। हर 3 महीने में DMPA और डेपो-प्रोवेरा का इंजेक्शन लगवाया जाता है इंट्रामस्कुलरली। तो बिल्कुल सही है। इट कैन ईजिली बी एडमिनिस्टर्ड इन आर्म्स, थाई, बटक्स, तो ये भी सही है। सुटेबल फॉर ब्रेस्ट फीडिंग वुमेन, यदि ब्रेस्ट फीडिंग मदर हैं आप, आपने 6 महीने, आपकी डिलीवरी को हुए 6 महीने हो गए हैं, मतलब जो परपीरियम पीरियड आपका कंप्लीट हो गया है, तब आप इसको लगवा सकते हैं। फिर यहाँ पर इट इज़ अ नॉन रिवर्सिबल मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव, ऐसा नहीं है। नॉन रिवर्सिबल ये है, क्यों, क्योंकि इसको हर 3 महीने में हमें लगवाना पड़ेगा। एवरी 3 मंथ में यदि आपने एक भी हर 3 महीने में नहीं लगवाया तो आप है जो अनप्रोटेक्टेड सेक्स करते हैं और कुछ और अदर मेथड यूज़ नहीं करेंगे तो आप प्रेग्नेंट हो सकते हैं। यहाँ पर यही कहा है कि कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। तो हर 3 महीने में लगवाई जाती, बटक्स, आर्म्स, थाई कहीं पर भी इंट्रामस्कुलर लगवा सकते हैं। डिलीवरी के 6 वीक के बाद इसको एडमिनिस्टर करवा सकते हैं। नेक्स्ट वन, द ड्रग एब्रीविएशन एंड द टोटल ट्रीटमेंट पीरियड फॉर ऑल न्यू पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस केसेस आर। जितने भी नए केस होते हैं पल्मोनरी TB के, तो यहाँ पर सही एब्रीविएशन क्या है, तो 2HRZE + 4HRE। न्यू केस की बात हो रही है, न्यू TB के पेशेंट की बात हो रही है। तो यहाँ पर डॉट्स की कैटेगरी में जब ये मेडिसिन रखी जाती हैं तो यहाँ पर जो 2HRZE क्या है, 2HRZE है और यहाँ पर 4HRE। तो यहाँ पर मेडिसिन जब दी जाती हैं तो यहाँ पर यदि फर्स्ट इसकी बात की जा रही है तो इनका जो इनिशियल ट्रीटमेंट किया जाता है तो 28 डोज पर मंथ दिए जाएंगे, किसके, 2HRZE के। यहाँ पर आपकी फर्स्ट लाइन एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग हैं जो रखी हुई हैं। फिर यहाँ पर बात की जाती है कि जो 4HRE हैं तो ये क्या हैं, तो यहाँ पर 4HRE हैं आइसोनियाजिड, रिफाम्पसिन एंड एथाम्ब्यूटोल। तो ये मेडिसिन क्या है यहाँ पर इंक्लूड करके दी जाएंगी फर्स्ट लाइन एंटी ट्यूबरकुलर मरीज के लिए। नेक्स्ट है यहाँ पर इक्विपमेंट यूज्ड फॉर कैरिंग फ्यू वैक्सीन वेल्स टू एडमिनिस्ट्रेट, इट इज़ आउटरीच कम्युनिटी वैक्सीनेशन प्रोग्राम। देखिए क्वेश्चन कितना ईजी है। क्या है जो आप इक्विपमेंट यूज़ करेंगे यदि आपको कहीं बाहर जाके वैक्सीन लगाना है, तो वैक्सीन करियर क्या है, वैक्सीन करियर। ऑप्शन में था रेफ्रिजरेटर, आइसलाइन रेफ्रिजरेटर, डीप रेफ्रिजरेटर। तो यहाँ पर कैरी करके आप वैक्सीन को ना तो ILR में लेके जा सकते, जितने भी PSC होते हैं वहाँ पर ILR यूज़ किए जाते हैं। रेफ्रिजरेटर, डीप रेफ्रिजरेटर आप तुरंत कैरी करके नहीं लेके जा सकते, लेकिन वैक्सीन करियर को आप यूज़ करके वैक्सीन को एक जगह से दूसरी जगह कुछ वाइल लेके जा सकते हैं। नेक्स्ट वन, अंडर नेशनल लेप्रोसी कंट्रोल प्रोग्राम NLCP on confirming and diagnosis of leprosy case from her village, आशा will get how much money। नेशनल लेप्रोसी कंट्रोल प्रोग्राम के तहत यदि कोई आशा वर्कर कुछ केस को डायग्नोस करती है, कंफर्म करती है, तो उसको कितना पे आउट किया जाएगा, तो उसको पे किया जाएगा 250 रुपीज़, कितना, 250 रुपये। नेक्स्ट वन, एज पर नेशनल न्यूट्रिशनल एनीमिया प्रोफाइलैक्सिस प्रोग्राम, A pregnant woman should get the following number of tablet containing 60 mg ferrous sulfate and 500 mg folic acid। तो जो नेशनल न्यूट्रिशनल एनीमिया कंट्रोल प्रोग्राम है इसके तहत एक प्रेग्नेंट लेडी को 60 mg का क्या होगा, यहाँ पर जो टैबलेट दी जाती हैं तो 60 mg फेरस सल्फेट होगा, 500 mg फॉलिक एसिड होगा।
टोटल कितनी टैबलेट दी जाती हैं? तो टोटल टैबलेट की बात हो रही है तो टोटल 100 टैबलेट दी जाती हैं। कितनी? 100 टैबलेट हैं जो दी जाएंगी। नेक्स्ट है यहाँ पर वाइल असेसिंग वैक्सीन वायल मॉनिटर पोलियो वैक्सीन वायल विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द कलर ऑफ स्क्वायर इनसाइड द सर्किल इज नॉट ट्रू। अब यहाँ पर वैक्सीन वायल मॉनिटर VVM हमने कई बार पढ़ा है। यहाँ पर कहा है कि सर्किल को लेके सही क्या नहीं, हमने 4 सर्किल पढ़े हैं वही हैं VVM के। इफ द कलर ऑफ स्क्वायर इज लाइटर देन द कलर ऑफ सर्किल अराउंड इज इट दैट मीन्स वैक्सीन इज लॉस्ट इट्स पोटेंसी इट शुड नॉट बी गिवन। तो यहाँ पर क्या है, क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द कलर ऑफ स्क्वायर इनसाइड द सर्किल इज नॉट ट्रू। सही क्या नहीं है। यहाँ पर है कि फर्स्ट भी यहाँ पर आंसर बताया गया है तो क्या है, इफ द कलर ऑफ स्क्वायर इज लाइटर देन द कलर ऑफ सर्किल अराउंड इट दैट मीन्स वैक्सीन इज लॉस्ट इट्स पोटेंसी एंड शुड नॉट बी गिवन। फिर इफ द कलर ऑफ इंटरनल स्क्वायर इनसाइड द सर्किल इज हीट सेंसिटिव एंड चेंजेस द कलर एज इट एज एक्सपोज टू हीट। तो ये भी सही है। इफ द कलर ऑफ इंटरनल स्क्वायर बिकम सेम कलर ऑफ सर्किल दैट मीन्स वैक्सीन इज लॉस्ट इट्स पोटेंसी एंड इट शुड नॉट बी गिवन। ये भी सही है। इफ द कलर ऑफ इंटरनल स्क्वायर बिकम्स डार्कर देन द सर्किल। तो सीधी सी बात है VVM को लेके सही पॉइंट कौन सा नहीं है, तो वो है फर्स्ट कि जो स्क्वायर होता है इसमें और जो बाहरी तरफ सर्किल होता है इन दोनों के कलर को आपको चेक करना है और वैक्सीन की पोटेंसी को। नेक्स्ट है यहाँ पर क्वेश्चन आपका, तो VVM से आपको क्वेश्चन कौन सी वैक्सीन VVM पोटेंशियल के लिए है या फिर कौन सी वैक्सीन यहाँ पे यूज़ की जाएंगी, तो ये यहाँ पे आपको एक बार रीड आउट कर लेना है। नेक्स्ट है यहाँ पर आपका क्वेश्चन, अंडर आयुष्मान भारत राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना हाउ मच इज द कवरेज पर फैमिली पर ईयर फॉर सेकेंडरी एंड टर्सरी केयर हॉस्पिटलाइजेशन। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन, आयुष्मान भारत राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना RSBY एग्ज़ाम में आपको आती है, तो यहाँ पर आपको इसकी डेट याद रखना और कितना अमाउंट है जो, तो वो 5 लाख कितना फैमिली के पर मेंबर के लिए पर फैमिली पर ईयर है जो हॉस्पिटलाइजेशन के लिए, ऐसा नहीं कि आपके ओनली मेडिसिन के लिए। तो 2008 में लॉन्च की गई योजना है और इसका जो अमाउंट है एग्ज़ाम में आपको यदि आता है तो कितना है, वो है 5 लाख। कितना? 5 लाख। नेक्स्ट वन, पॉपुलेशन कवर्ड बाय हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर इन प्लेन एरिया। तो हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर यदि प्लेन एरिया की बात की जा रही है तो नाउअडेज सब सेंटर को हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर कहा जाता है और एक हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर और सब सेंटर प्लेन एरिया में कहें तो कितने के लिए रहेगा, 5000 पॉपुलेशन। यदि प्लेन की जगह यहाँ पर हिली एंड ट्रैवल एरिया कहें तब होता 3000, लेकिन यहाँ पर क्या है, प्लेन एरिया की बात हो रही है और यहाँ पर CHC PSC सबका आएगा। तो यहाँ पर आपको डायरेक्ट हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर क्यों कहा, सब सेंटर क्यों नहीं कहा। नाउअडेज जितने भी हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर सब सेंटर थे पहले, उनका दूसरा नाम रख दिया गया था हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर। आयुष्मान भारत योजना जिसके तहत जो CHO की पोस्टिंग की जाती है उसी के तहत यहाँ पर सब सेंटर क्या कहलाते हैं, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर। प्लेन एरिया में कितने हैं, 5000 पॉपुलेशन के लिए एक सब सेंटर और हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर रहेगा। ट्राइबल एरिया पहाड़ी इलाका कहें तो 3000 में। नेक्स्ट वन, इन रेफरेंस टू नेशनल रूरल हेल्थ मिशन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ आशा। तो NRHM के तहत आशा वर्कर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। ऑप्शन में है गेटिंग एन एंटीनेटल वुमन रजिस्टर्ड एट हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर, तो ये है आशा वर्कर का ही काम है। कन्फर्मिंग प्रेगनेंसी बाय यूजिंग प्रेगनेंसी का है। फिर यहाँ पर कंडक्टिंग अ नॉर्मल डिलीवरी या फिर प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट इम्यूनाइजेशन एंड न्यूट्रिशन। तो आशा वर्कर यहाँ पर एंटीनेटल जो वुमेन प्रेग्नेंट है उनका रजिस्ट्रेशन जो भी करना है वो करेगी हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में, सब सेंटर में। प्रेगनेंसी किट यूज़ करके प्रेगनेंसी को कंफर्म करेगी। इम्यूनाइजेशन और न्यूट्रिशन के बारे में आपको जानकारी देगी, लेकिन डिलीवरी कंडक्ट करना एक आशा वर्कर का काम नहीं होगा। सो हियर इज द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर C। नेक्स्ट वन है यहाँ पर, प्राइमरी हेल्थ इज द केयर ऑफ पीपल विथ ऑल ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स एक्सेप्ट।
तो यहाँ पर प्राइमरी हेल्थ केयर के सभी फीचर्स हैं किसी एक को छोड़कर। असेसिबल, एक्सेप्टेबल, अफोर्डेबिलिटी या फिर हाई टेक्निकल। तो यहाँ पर प्राइमरी हेल्थ केयर क्या है? प्राइमरी हेल्थ इज़ द केयर ऑफ पीपल विथ ऑल ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स। तो जो भी प्राइमरी हेल्थ केयर दी जाती है वो एक्सेसिबल होना चाहिए कि हर एक के पास पहुँच जाए, जिसको मिल रही है वो क्या करे, उस चीज़ को एक्सेप्ट कर ले। अफोर्डेबल मतलब हर एक पर्सन उस चीज़ को अफोर्ड कर पाए। ऐसा नहीं कि प्राइमरी हेल्थ केयर में मान लो इम्यूनाइजेशन, न्यूट्रिशन आया तो हर एक लोग है उसको क्या कर पाएंगे, एक्सेप्ट कर पाएंगे। लेकिन ये हाईली टेक्निकल नहीं होगी। जो गरीब लोग हैं वो ज़रूरी नहीं कि मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में जाएं। तो यहाँ पर वही है कि प्राइमरी हेल्थ केयर के सभी फीचर्स हैं जो नहीं है वो क्या है, हाईली टेक्निकल। नेक्स्ट वन, इन द हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम ऑफ इंडिया प्राइमरी हेल्थ केयर सर्विसेज आर प्रोवाइडेड थ्रू। तो हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम ऑफ इंडिया में प्राइमरी हेल्थ केयर किसके थ्रू प्रोवाइड की जाएगी? हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर से, CHC से, सब डिविजनल हॉस्पिटल या फिर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में। तो प्राइमरी हेल्थ केयर प्रोवाइड की जाएगी सब सेंटर में, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में। और जो यहाँ पर जब हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर का रेफरल पूछते हैं तब होगा CHC। लेकिन प्राइमरी हेल्थ केयर की बात की जा रही है तो ये कहाँ पर मिल जाएगी आपको? सब सेंटर में। नेक्स्ट वन, Which of the following is not the ideal woman candidate for intrauterine device insertion? कौन सी वुमेन है जिसको हम आइडल कैंडिडेट नहीं मान रहे कि IUCD इंसर्ट करने के लिए? नलीपेरस, नो हिस्ट्री ऑफ पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिसीज, विलिंग टू चेक द IUD टेल, इन मोनोगेमस रिलेशनशिप। कौन सा केस होगा जो कि एक आइडल वुमेन नहीं होगी? आइडल का मतलब है जिसमें हम IUCD इंसर्ट नहीं कर पाएंगे। जिसको PID की हिस्ट्री ना हो, पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिसीज़ की, उसको हम IUD इंसर्ट कर सकते हैं। जो लोग इंट्रायूट्राइन डिवाइस की टेल चेक करवाना चाहते हैं या फिर वो जो लगी हुई उसको रिमूव करके दूसरा लगवाना चाहते हैं उसको लगा सकते हैं। जो मोनोगेमस रिलेशनशिप में है मतलब सिंगल पर्सन रिलेशनशिप में उसको लगा सकते हैं। लेकिन जो नलीपेरस है, कभी प्रेग्नेंट ना हुई हो, उसको हम आइडल कैंडिडेट नहीं मानेंगे IUD इंसर्शन के लिए, क्योंकि आफ्टर IUCD इंसर्ट करने के बाद किसी में रेयर केस में आप प्रेगनेंसी कंसीव नहीं कर पाते हैं, कुछ इफेक्ट के कारण, ब्लीडिंग के कारण, पेन के कारण। तो इसीलिए नलीपेरस वुमेन एक आइडल कैंडिडेट नहीं मानी जाएगी IUCD इंसर्ट करने के लिए। नेक्स्ट है यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग किट्स आर अवेलेबल एट सब सेंटर। तो सब सेंटर में दो तरीके की किट होती हैं, किट A एंड किट B। दो किट होती हैं सब सेंटर में, किट A और किट B। तो यहाँ पर आपका आंसर होगा किट A। नेक्स्ट है यहाँ पर, हु इज़ द टीम लीडर एट प्राइमरी हेल्थ सेंटर फॉर प्रोवाइडिंग प्राइमरी हेल्थ केयर सर्विसेज इन हेल्थ केयर सिस्टम ऑफ इंडिया। तो प्राइमरी हेल्थ सेंटर में PHC में यहाँ पर लीडर कौन होगा? PHC में कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर, ANM, मेडिकल ऑफिसर या फिर हेल्थ असिस्टेंट। तो यहाँ पर प्राइमरी हेल्थ सेंटर की बात हो रही है PHC में। तो PHC में लीडर कौन होगा? तो होगा मेडिकल ऑफिसर। कौन होगा? मेडिकल ऑफिसर। सब सेंटर में पूछे तो हम CHO कह सकते हैं, लेकिन यहाँ पर PHC में पूछा है तो क्या होगा? मेडिकल ऑफिसर। नेक्स्ट वन, कम्युनिटी बेस्ड असेसमेंट चेकलिस्ट फॉर्म फॉर अर्ली डिटेक्शन ऑफ NCD एंड ट्यूबरक्लोसिस इज फिल्ड बाय विच हेल्थ वर्कर बाय डूइंग हाउस टू हाउस विजिट। तो कम्युनिटी बेस्ड असेसमेंट चेकलिस्ट होती है, एक फॉर्म होता है जिसमें अर्ली डिटेक्शन किया जाता है। जितनी भी ट्यूबरक्लोसिस डिसीज़ हैं या फिर NCD हैं तो उनके लिए तो ये काम कौन करता है? आंगनवाड़ी वर्कर करेंगे, डॉक्टर करेंगे, आशा वर्कर करेंगे कि सोशल वर्कर करेंगी? ये काम करेगा कौन? आशा वर्कर। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द की कंपोनेंट टू प्रोवाइड कॉम्प्रिहेंसिव प्राइमरी हेल्थ केयर एट हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर। तो यहाँ पर कौन सा की कंपोनेंट नहीं है जिसमें हमें हेल्थ केयर, प्राइमरी हेल्थ केयर और वेलनेस सेंटर के थ्रू है जो केयर नहीं देने जाना पड़ेगा? एक्सपेंडेड सर्विसेज डिलीवरी, तो ये बिल्कुल है कंपोनेंट। कम्युनिटी मोबिलाइजेशन एंड हेल्थ प्रमोशन, ये भी रहेगा। इंडोर सर्विसेज या फिर रोबस्ट IT सिस्टम, तो यहाँ पर है नॉट द की कंपोनेंट। जब हम प्राइमरी हेल्थ केयर प्रोवाइड करवा रहे हैं हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पर तो की कंपोनेंट कौन सा नहीं होगा? वो होगी इंडोर सर्विसेज। क्या होंगी? इंडोर सर्विसेज। आप हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में आए, सब सेंटर में आए, आपको वहाँ केयर दी जाएगी, लेकिन आपको घर घर जाके केयर देने की ज़रूरत नहीं है।
नेक्स्ट वन, हाउ मैनी हेल्थ सर्विसेज विल बी प्रोवाइडेड एट हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर टू प्रोवाइड कॉम्प्रिहेंसिव प्राइमरी हेल्थ केयर सर्विसेज। कितनी सर्विसेज, हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में, तो वो है यहाँ पर 12। कितनी? 12। नेक्स्ट वन, ग्रेविडा मीन्स, ग्रेविडा का मतलब होगा ग्रेविटी, प्रेगनेंसी, अबॉर्शन या फिर चाइल्ड बर्थ। तो पार्चुरेशन का मतलब होगा चाइल्ड बर्थ, लेकिन ग्रेविडा कहा है तो इसका मतलब होगा प्रेगनेंसी। अब ये मतलब नहीं, यहाँ पर फिर जो पैराइटी आती है कि कितने बार प्रेग्नेंट हुए हैं, लेकिन ओनली ग्रेविडा पूछा है तो इसका मतलब होगा प्रेगनेंसी। नेक्स्ट वन, स्टिल बर्थ मीन्स, स्टिल बर्थ का मतलब क्या है? एयर टू गिव बर्थ, बेबी इज नॉट बॉर्न, बेबी बॉर्न अलाइव या बेबी बॉर्न डेड। स्टिल बर्थ का मतलब होगा जो बेबी है यूट्रस में ही उसकी डेथ हो गई हो, अब वो बेबी बॉर्न हुआ है तो कैसा है? डेड होगा। यहाँ पर आपका आंसर होगा बेबी बॉर्न डेड, दैट मीन्स स्टिल बर्थ। नेक्स्ट वन इज प्रेगनेंसी कैन बी कन्फर्म्ड बाय, तो प्रेगनेंसी कन्फर्म की जाती है एससीजी, ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन हार्मोन, यदि यूरिन में है तो प्रेगनेंसी को कन्फर्म माना जाएगा। ब्लड में है तो भी मान सकते हैं, लेकिन अकॉर्डिंग टू ऑप्शन के हम जाएंगे तो ऑप्शन में HCl इन यूरिन, HCl इन ब्लड और फिर HCl इन सलाइवा। तो ये हाइड्रोक्लोरिक क्या है? एक एसिड है। ये कहाँ रहता है जनरली? आपके जो सलाइवा है उसमें भी रहेगा, और जनरली ये आपके जो गैस्ट्रिक है वहाँ पर रहेगा, लेकिन प्रेगनेंसी को कंफर्म किया जाएगा यूरिन में यदि HCG हार्मोन है तो। नेक्स्ट वन है यहाँ पर प्लेसेंटा विल बी डिलीवर्ड इन, तो प्लेसेंटा किस स्टेज में डिलीवर होता है? 4 स्टेज होती हैं लेबर की, फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज एंड फोर्थ स्टेज। फर्स्ट स्टेज इज नोन एज द सर्वाइकल स्टेज, जिसमें सर्वाइकल डायलेट होगा, सर्विक्स 10 सेंटीमीटर डायलेट होगी। सेकंड स्टेज में बेबी डिलीवर होगा, थर्ड स्टेज में प्लेसेंटा डिलीवर होगा, फोर्थ स्टेज को हम ऑब्जर्वेशनरी स्टेज कहेंगे, जिसमें हमें माँ और बच्चे दोनों को ऑब्जर्व करना है, स्पेशली मदर को, कि उसमें PPH या फिर कुछ और अदर साइन डेवलप तो नहीं हो रहे हैं। तो यहाँ पर प्लेसेंटा किस स्टेज में डिलीवर होगा? थर्ड स्टेज में। नेक्स्ट वन, न्यूट्रिशन एंड ऑक्सीजन विल बी प्रोवाइडेड टू फीटस बाय, तो बेबी के लिए फीटस के लिए जो ऑक्सीजन है और न्यूट्रिशनल है वो किसके थ्रू मिलेगा? प्लेसेंटा से, अम्बिलिकल कॉर्ड से, फीटल सर्कुलेशन से या फिर मैटरनल सर्कुलेशन से। तो एक टेम्पररी ऑर्गन होता है जो माँ और बच्चे के बीच में, फीटल और मदर जो यूट्रस है उसके बीच में कनेक्शन बना के रखता है, तो वो कहलाता है प्लेसेंटा। और यही गैसों का, न्यूट्रिशन का, जो भी वेस्ट है उस सब का क्या करेगा? एक्सचेंज करने का काम करता है, तो वो क्या है? प्लेसेंटा, जो बेबी को हर एक चीज़ प्रोवाइड करवाएगा। नेक्स्ट वन, प्रीटर्म लेबर मीन्स, तो प्रीटर्म लेबर का मतलब क्या है? लेबर स्टार्ट्स बिफोर 30 वीक्स, लेबर स्टार्ट्स बिफोर 35 वीक्स, लेबर स्टार्ट्स बिफोर 37 वीक्स और लेबर स्टार्ट्स बिफोर 40 वीक्स। तो प्रीटर्म लेबर का मतलब होगा जब लेबर पेन आपके 37 वीक का जो जेस्टेशनल पीरियड है उसके पहले ही स्टार्ट हो जाएं, तो वो कहलाता है प्रीटर्म लेबर। और जो बेबी इस प्रीटर्म लेबर में डिलीवर होते हैं वो कहलाते हैं प्रीटर्म बेबी। क्या कहलाएंगे? प्रीटर्म। प्रीटर्म का मतलब होगा जो 37 वीक्स का जो एक आइडियल जेस्टेशनल पीरियड माना जाता है वो ना हो कि उसके पहले ही बच्चा पैदा हो जाए, तो वो कहलाता है प्रीटर्म। आफ्टर 37 वीक के बाद होगा तो वो कहलाता है टर्म बेबी और टर्म प्रेगनेंसी। नेक्स्ट वन, वेजाइनल एग्जामिनेशन इज कंडक्टेड व्हेन, तो वेजाइनल एग्जामिनेशन कब कंडक्ट किया जाता है? मदर इज इन लेबर, मदर इज इन रेस्ट, मदर इज अंडरगोइंग सर्जरी या फिर मदर इज ब्रेस्ट फीडिंग। तो यहाँ पर वेजाइनल एग्जामिनेशन किया जाता है जब माँ लेबर में हो, लेबर पेन आ रहे हो तब। किसके लिए? कितना सर्विक्स डायलेट हुआ है, बेबी किस तरीके से एंगेज्ड हो गया, ये सब चेक करने के लिए। ना तो माँ को हम सर्जरी के टाइम पे वेजाइनल एग्जामिनेशन करेंगे, ना ही रेस्ट में, ना ही ब्रेस्ट फीडिंग के टाइम पर। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा? मदर इज इन लेबर। पोस्टपार्टम पीरियड रिप्रेजेंट, पोस्टपार्टम मतलब टाइम क्या होगा? बिफोर डिलीवरी का, ड्यूरिंग डिलीवरी, आफ्टर डिलीवरी या फिर आफ्टर डिलीवरी विद इन 6 वीक। क्वेश्चन देखिए कितना इजी है। एंटीनेटल पीरियड दैट मीन्स बिफोर द टाइम ऑफ डिलीवरी, इंटरनेटल पीरियड दैट मीन्स ड्यूरिंग द डिलीवरी। पोस्टपार्टम का मतलब होगा यहाँ पर आफ्टर डिलीवरी, लेकिन आफ्टर डिलीवरी के साथ साथ 6 वीक का जो पीरियड होता है वो। तो यहाँ पर आपका आंसर भी क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा आपका आफ्टर डिलीवरी विद इन 6 वीक। पर पीरियम पीरियड और पोस्टपार्टम पीरियड का मतलब होगा बेबी डिलीवरी होने के बाद से लेके 6 हफ्ते तक का ड्यूरेशन, पर पीरियम पीरियड और पोस्टपार्टम पीरियड। नेक्स्ट वन, पोस्टपार्टम हेमरेज इंडिकेट्स, पोस्टपार्टम हेमरेज का मतलब क्या है?
ब्लड लॉस ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, ब्लड लॉस ड्यूरिंग डिलीवरी, ब्लड लॉस आफ्टर डिलीवरी या फिर नो ब्लड लॉस ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। पोस्टपार्टम का मतलब तो हो गया, पोस्टपार्टम पीरियड का मतलब हो गया बेबी डिलीवर होने के बाद का टाइम, सो आफ्टर द डिलीवरी। अब हेमरेज का मतलब होगा ब्लीडिंग, पोस्टपार्टम हेमरेज का मतलब होगा ब्लीडिंग आफ्टर द डिलीवरी या फिर ब्लड लॉस आफ्टर द डिलीवरी। नेक्स्ट वन, प्रोग्रेस ऑफ लेबर इज मॉनिटर्ड बाय, तो लेबर की प्रोग्रेस, कितना सर्विक्स डायलेट हुआ है, फीटल का क्या मूवमेंट है, वो सब चीज़ें किससे पता चलेंगी, पार्टोग्राफ से, बारग्राफ से, स्टेथोस्कोप से या फिर फिनाइडस्कोप से। तो यहाँ पर जो एक हम ये कह सकते हैं पार्टोग्राफ को एक ग्राफिकल प्रेजेंटेशन होगा, क्या होगा, ग्राफिकल प्रेजेंटेशन होगा। तो ग्राफिकल प्रेजेंटेशन प्रेगनेंसी के लिए जो रहेगा तो वो क्या कहलाएगा, वो कहलाता है पार्टोग्राफ। क्या कहलाएगा, पार्टोग्राफ। इसके कंपोनेंट्स एग्जाम में आते हैं आपको। नेक्स्ट वन है यहाँ पर प्रेगनेंसी अकर्ड इन ट्यूब्स, यदि प्रेगनेंसी फैलोपियन ट्यूब में हो जाए तो कौन सी प्रेगनेंसी कहलाएगी, एक्टोपिक, लेट, प्री प्रेगनेंसी या नॉर्मल कंसेप्शन। तो यहाँ पर यदि प्रेगनेंसी कहाँ पर हो जाए, ट्यूब में, ट्यूब्स का मतलब है फैलोपियन ट्यूब, तो फैलोपियन ट्यूब में यदि प्रेगनेंसी हो जाती है तो क्या कहलाएगा, एक्टोपिक प्रेगनेंसी। यदि जो कंसेप्शियस मटेरियल है फर्टिलाइजेशन होने के बाद एम्पुला पार्ट में फर्टिलाइज हुआ फैलोपियन ट्यूब के, यदि वो उसी फैलोपियन ट्यूब में यूट्रस में ना, यूट्रस में इम्प्लांटेशन होगा, फर्टिलाइजेशन एम्पुला पार्ट में होगा फैलोपियन ट्यूब के। लेकिन जब जो कंसेप्शियस मटेरियल है फर्टिलाइज्ड हो गया, स्पर्म और ओवम का फर्टिलाइजेशन हो गया, फ्यूजन हो गया, वो इम्प्लांटेशन यूट्रस में ना जाके कहीं और हो जाता है तो वो कहलाती है एक्टोपिक प्रेगनेंसी। और मोस्टली जो एक्टोपिक प्रेगनेंसी होती है वो फैलोपियन ट्यूब में ही होती हैं, इसीलिए इसको ट्यूबल प्रेगनेंसी भी कहा जाता है। तो यहाँ पर एक्टोपिक प्रेगनेंसी कब कहलाएंगी, जब फर्टिलाइजेशन ट्यूब्स में हो जाए, सॉरी जो इम्प्लांटेशन है वो फैलोपियन ट्यूब में हो जाए। नेक्स्ट वन, इन कॉर्ड प्रोलैप्स, तो कॉर्ड प्रोलैप्स का मतलब क्या है, अम्बिलिकल कॉर्ड प्रेजेंट बिफोर प्रेजेंटिंग पार्ट, अम्बिलिकल कॉर्ड प्रेजेंट आफ्टर प्रेजेंटिंग पार्ट, अम्बिलिकल कॉर्ड प्रेजेंट अराउंड द प्रेजेंटिंग पार्ट या फिर अम्बिलिकल कॉर्ड एबनॉर्मलिटी। तो कॉर्ड प्रोलैप्स का मतलब होगा अम्बिलिकल कॉर्ड प्रेजेंट बिफोर द प्रेजेंटिंग पार्ट, तो प्रेजेंटिंग पार्ट है उसको और पहले ही बाहर आ जाना तो वो कहलाता है कॉर्ड प्रोलैप्स। नेक्स्ट वन, पिटोसिन इज द ड्रग गिवन इन लेबर 2, तो पिटोसिन दिया जाता है, पिटोसिन इंजेक्शन दे दिया जाता है आपको वाया आईवी रूट के थ्रू लेबर में। तो क्यों दिया, इंक्रीज द यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन, डिक्रीज यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन, स्टॉप यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन, मेंटेन द सेम रेट ऑफ यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन। पिटोसिन ऑक्सीटोसिन दिया जाता है यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन को इम्प्रूव करने के लिए, इससे अच्छे कॉन्ट्रैक्शन आए, तो लेबर है जो इजीली हो जाए, लेबर पेन इजीली आए, सर्वाइकल डायलेटेशन हो जाए। सर्विक्स कब डायलेट होगी, जब यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन प्रॉपर आएंगे। तो उन कॉन्ट्रैक्शंस को बढ़ाने के लिए क्या दिया जाता है, पिटोसिन और ऑक्सीटोसिन। नेक्स्ट वन, परमानेंट मेथड ऑफ फैमिली प्लानिंग, तो ये दोनों है वैसेक्टोमी एंड ट्यूबेक्टोमी, वैसेक्टोमी फॉर मेल एंड ट्यूबेक्टोमी फॉर फीमेल। इंडिया में यदि पूछें सबसे ज़्यादा परमानेंट फैमिली प्लानिंग मेथड कौन सी अपनाई जाती है तो वो है ट्यूबेक्टोमी। मेल बहुत ही रेयर केस में, जो बॉयज़ हैं या फिर मेल हैं बहुत रेयर केस में वैसेक्टोमी परफॉर्म करवाते हैं, लेकिन फीमेल आप हर घर में जाके जब आप हेल्थ सर्वे करेंगे तो आपको पता चलेगा सबसे ज़्यादा जो फैमिली प्लानिंग मेथड अपनाई जाती है परमानेंट इंडिया में वो है ट्यूबेक्टोमी या फिर फीमेल स्टरलाइजेशन। नेक्स्ट वन, बेबी ब्लूज मीन्स, बेबी ब्लूज का मतलब क्या है, बेबी विल टर्न इनटू ब्लू कलर, मदर विल टर्न इनटू द ब्लू आफ्टर डिलीवरी, मदर विल बी अफेक्टेड साइकोलॉजिकली आफ्टर द डिलीवरी या फिर बेबी विल बी अफेक्टेड बाय जॉन्डिस आफ्टर द डिलीवरी। तो यहाँ पर बेबी ब्लू का मतलब क्या होगा, बेबी ब्लूज का मतलब होगा कि जो माँ है डिलीवरी के बाद कुछ मदर्स में क्या होगा, कभी कभी कुछ मदर के साथ साथ कभी कभी पेरेंट जो एज अ मदर फादर दोनों हैं, बच्चे डिलीवर होने के बाद क्या होगा सैडनेस टाइप से फील होने लगती है। तो उस सैडनेस के लिए यदि माँ में सैडनेस आफ्टर डिलीवरी डेवलप होती है, एक तरीके से अंदर से वो डिप्रेस टाइप से फील करेगी तो वो कहलाता है बेबी ब्लू। साइकोलॉजिकल जो अफेक्ट होना, डिस्टर्बेंस होना आफ्टर डिलीवरी वो कहलाता है बेबी ब्लू। नेक्स्ट वन है यहाँ पर लाइव अटेन्यूएटेड वैक्सीन। तो लाइव अटेन्यूएटेड वैक्सीन कौन सी है तो है BCG, MMR, रोटा वायरस और वेरिसेला वैक्सीन है, क्या है
लाइव अटेन्यूएटेड वैक्सीन है। नेक्स्ट वन, टू स्टोर ओपीवी वैक्सीन अप टू 1 ईयर द स्टोरेज टेम्परेचर। तो ओरल पोलियो वैक्सीन को स्टोर करना है यदि हम 1 साल तक के लिए, कितना टेम्परेचर यूज़ करेंगे हम, तो हम टेम्परेचर यूज़ करेंगे -20 डिग्री सेल्सियस। कितना, -20 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट वन, द कोलेस्ट्रम कंटेंस। तो कोलेस्ट्रम में क्या रहता है, लार्ज अमाउंट ऑफ एंटीबॉडीज, विटामिन ए, डी, ई, के। तो ये चारों विटामिन कौन से हैं, विटामिन ए, डी, ई, के, सभी कैसे, ये सभी विटामिन कौन से विटामिन है, सभी फैट सॉल्युबल विटामिन है। और एक इसमें जो कोलेस्ट्रम है, आफ्टर डिलीवरी के बाद जो येलो कलर का ब्रेस्ट से डिस्चार्ज होगा उसको हम कोलेस्ट्रम कहेंगे, ब्रेस्ट मिल्क को इनिशियल डिलीवरी के बाद। तो क्या कहलाएगा, कोलेस्ट्रम। और कोलेस्ट्रम क्या होगा, हाईली, इसमें एंटीबॉडीज रहेंगी, विटामिन रहेंगे। लेकिन यहाँ पर एक और चीज़ आती है कि कोलेस्ट्रम में क्या आयरन होता है, तो नहीं। नेक्स्ट वन है यहाँ पर, एज पर IMNCI, अ चाइल्ड हैविंग डायरिया फॉर मोर देन 14 days विथ नो डिहाइड्रेशन इज क्लासिफाइड अंडर। तो IMNCI में यदि बच्चे को डायरिया हुआ है, बच्चे को 14 दिन से डायरिया है, लेकिन बच्चे को कोई डिहाइड्रेशन के साइन नहीं है, तो कौन सा ट्रीटमेंट यहाँ पे अपनाया जाएगा, कौन सी क्लास में आएगा, पिंक में, येलो में, ग्रीन में या फिर रेड में। तो यदि पिंक की बात करें तो इसमें अर्जेंट रेफरल की ज़रूरत पड़ेगी। येलो की बात करें मतलब बच्चे को OPD में ट्रीट कर लेंगे। लेकिन यहाँ पर कहा है कि 14 दिन डायरिया को होगा, 14 दिन से ज़्यादा, लेकिन कोई डिहाइड्रेशन नहीं दिख रहा बच्चे में, तो वो क्या है, येलो क्लासिफिकेशन में जाएगा। दैट मीन्स होम बेस्ड ड्रग से भी बच्चा ट्रीट हो सकता है। कंटिन्यू फीडिंग करें, फॉलोअप करें बच्चे का, और जो भी और अदर साइन देखने को मिलते हैं तो आप अपने डॉक्टर्स को जाके बता सकते, लेकिन आपका बच्चा घर पर ही ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट वन, अ न्यूबॉर्न विथ टेम्परेचर बिटवीन 34 डिग्री सेल्सियस इज क्लासिफाइड अंडर। यदि न्यूबॉर्न बेबी का टेम्परेचर कितना है, 34 डिग्री सेल्सियस है, तो यहाँ पर बच्चे में किस कैटेगरी में आएगा, सीवियर हाइपोथर्मिया में, मॉडरेट, माइल्ड या फिर नॉर्मल। तो यदि बच्चे का टेम्परेचर 34 डिग्री सेल्सियस है तो बच्चे के लिए क्या माना जाएगा, यहाँ पर मॉडरेट हाइपोथर्मिया। जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है जनरली 98.6 होता है, 37 डिग्री सेल्सियस होगा। लेकिन यदि यही टेम्परेचर कितना हो जाए, कम बता रहे हैं, 34 डिग्री सेल्सियस बता रहे हैं, तो ये क्या होगा, मॉडरेट हाइपोथर्मिया। नेक्स्ट वन, अ चाइल्ड हैविंग वेट फॉर एज बिलो 3rd परसेंटाइल इज। यदि बच्चे का जो वेट है अकॉर्डिंग टू एज के 3rd परसेंटाइल है, दैट मीन्स बच्चा क्या है, बच्चा है अंडर वेट। नेक्स्ट वन, क्वाशियोरकर इज एसोसिएटेड विद डेफिशिएंसी ऑफ। तो मरासमस में कैलोरीज की कमी होगी, क्वाशियोरकर में प्रोटीन की कमी होगी, किसकी, प्रोटीन की। नेक्स्ट वन, द पॉजिटिव माउंटेक्स टेस्ट फॉर हेल्दी चाइल्ड इज। तो हेल्दी बच्चे के लिए जो पॉजिटिव माउंटेक्स टेस्ट और ट्यूबरकुलिन टेस्ट है कब कंसीडर किया जाएगा, जब PPD इंसाइट की जाएगी और उसका जो इंड्यूरेशन होगा वो कितना होगा, मोर देन 10 mm। कितना, मोर देन 10 mm होगा तब। 72 घंटे के अंदर आपने PPD इंसाइट की, प्रोटीन डेरिवेटिव्स इंसाइट की इंट्राडर्मल रूट से, वहाँ पर एक सर्किल लगा दिया जाता है कि यदि वो 10 सेंटीमीटर से ज़्यादा जाता है, दैट मीन्स बच्चे को क्या है, TB है, TB पॉजिटिव है। लेकिन यदि उससे कम है तब हम इसको पॉजिटिव कंसीडर नहीं करेंगे। नेक्स्ट वन, बेनिफिशियर्स ऑफ बालवाड़ी न्यूट्रिशनल प्रोग्राम आर। तो कौन है जिसको फ़ायदा मिलेगा बालवाड़ी न्यूट्रिशनल प्रोग्राम का, तो वो है प्री स्कूल चिल्ड्रन। प्री स्कूल चिल्ड्रन का मतलब जो बच्चे आंगनवाड़ी में जाते हैं, LKG UKG वाले होते हैं, वो 6 साल से कम एज के बच्चे, तो क्या है, प्री स्कूल चिल्ड्रन, उनको बालवाड़ी न्यूट्रिशन प्रोग्राम का फ़ायदा मिलेगा। नेक्स्ट वन, नेशनल ग्वाइटर कंट्रोल प्रोग्राम वॉज स्टार्टेड टू कंट्रोल। तो नेशनल ग्वाइटर कंट्रोल प्रोग्राम किसके लिए है, तो ग्वाइटर का मतलब ही क्या होता है, गले में घेंघा रोग होना, और यह है आयोडीन की कमी वालों के लिए। तो यहाँ पर आपका आंसर होगा आयोडीन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर्स। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग मैन्यूवर इज यूज्ड टू ओपन एयरवे इफ सर्वाइकल इंजरी इज सस्पेक्टेड इज एन अनकॉन्शियस विक्टिम। यदि पर्सन बेहोश है, अनकॉन्शियस है, सर्वाइकल इंजरी हो गई है, तो कौन
सी मेथड से कौन सा मैन्यूवर अपना के हम एयरवे को ओपन करेंगे? हेड टिल्ट, चिन लिफ्ट, जा थ्रस्ट, हेड टिल्ट एंड जा थ्रस्ट या फिर लिफ्ट द चिन। सर्वाइकल इंजरी है, मतलब स्पाइनल कॉर्ड में इंजरी होने के चांसेस हो सकते हैं, तो हम उसको हेड टिल्ट, चिन लिफ्ट यूज़ नहीं करेंगे। सर्वाइकल इंजरी है, ऑलरेडी स्पाइनल इंजरी हमें प्रिवेंट करनी है, तो हम जो मेथड अपनाएंगे वो होगी जा थ्रस्ट मैन्यूवर। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक इज यूज टू मूव एन अनकॉन्शियस पेशेंट इफ देयर इज सस्पेक्टेड स्पाइनल इंजरी? तो यदि पर्सन बेहोश है, अनकॉन्शियस है, स्पाइनल इंजरी हमें लग रहा है कि स्पाइनल इंजरी है, कौन सी टेक्निक अपना के हम पर्सन को क्या कर सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं? शिफ्ट टू पेशेंट ऑन स्ट्रेचर, लॉग रोलिंग टेक्निक, शिफ्ट द पेशेंट ऑन व्हील चेयर या फिर मूव द पेशेंट विद द हेल्प ऑफ 5 पर्सन फ्रॉम द रोड टू द एम्बुलेंस। तो यहाँ पर आप पेशेंट के लिए कौन सी टेक्निक से क्या कर सकते हैं, दूसरी जगह शिफ्ट कर सकते हैं? तो वो होगा लॉग रोलिंग मेथड। क्या है? लॉग रोलिंग टेक्निक या फिर लॉग रोलिंग मेथड, जिसमें पर्सन को यदि स्पाइनल इंजरी है तो हम पर्सन को क्या कर सकते हैं, लॉग रोलिंग मेथड के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट कर सकते हैं। इमेज बेस्ड क्वेश्चन आपको इसका एग्जाम में आया था, आई थिंक नॉर्सेट में। नेक्स्ट है यहाँ पर, व्हाट शुड बी योर फर्स्ट एक्शन इफ यू सी एन अनकॉन्शियस नॉन ब्रीदिंग एडल्ट? यदि आपने अनकॉन्शियस नॉन ब्रीदिंग एडल्ट को देखा तो आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी क्या होगी? कॉल इमरजेंसी एंड रिक्वेस्ट टू गेट एन AED, स्टार्ट CPR with ratio of 30-20, shout loudly so the people come to help, या फिर give 5 initial rescue breathe। तो पर्सन अनकॉन्शियस है, नॉन ब्रीदिंग है, तो आप इमरजेंसी में कॉल करेंगे और यहाँ पर क्या करेंगे आप कि इमरजेंसी में कॉल करने के साथ साथ ही आप इमरजेंसी में जब भी आप एम्बुलेंस के लिए या फिर इमरजेंसी में आप कॉल करते हैं तो आप उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप अपने साथ में जो AED मशीन है, क्या है, AED मशीन है, लेके आते हैं, तो आप उसको साथ में लेके आइए। ऑटोमेटेड एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर है, क्योंकि पर्सन अनकॉन्शियस है, सांस भी नहीं ले रहा है, तो आप CPR तो बाद में देंगे, लेकिन पहले इमरजेंसी में कॉल करके कहेंगे कि आप आएँ और साथ में AED ऑटोमेटेड एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर लेके भी आएँ। नेक्स्ट वन है यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज गिवन इन केस ऑफ सीवियर एलर्जी? तो एलर्जी के लिए एड्रेनालिन है जो बेस्ट ड्रग ऑफ चॉइस मानी जाती है। नेक्स्ट वन, व्हाट शुड बी द फर्स्ट नर्सिंग एक्शन इफ अ फ्रेंड ऑफ योर गेट्स एक्सीडेंटली हर्ट्स हरसेल्फ विद अ नाइफ एंड इज ब्लीडिंग प्रोफ्यूजली? एज अ नर्स आप क्या करेंगे यदि आपका कोई दोस्त हाथ की नस काट ले, एक्सीडेंटली हर्ट हो जाए या फिर खुद से कट जाए, तो ऐसे केस में आप क्या करेंगे? आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी होगी ब्लीडिंग को स्टॉप करना। तो आप ब्लीडिंग कैसे स्टॉप करेंगे? कॉल द डॉक्टर, टेक पेशेंट टू द हॉस्पिटल, प्रेस द इंजर्ड साइट इमीडिएटली विथ योर फिंगर एंड क्लीन द क्लॉथ। तो यहाँ पर आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी होगी ब्लीडिंग को स्टॉप करना, और प्रेशर पॉइंट जहाँ से ब्लीडिंग हो रही है वहाँ पर प्रेशर के साथ क्या करना है, आपको प्रेस करना है इंजर्ड पार्ट को, क्लीन क्लॉथ से, गॉज हो तो उससे भी, और ब्लीडिंग को स्टॉप करने की कोशिश करना। देन आफ्टर आप उसको हॉस्पिटल लेके जा सकते हैं। यहाँ पर आपको क्या, पुट द फिंगर इन योर माउथ टू सक द ब्लड, ये काम तो बिल्कुल भी नहीं करना, मूवीज़ में ही अच्छा लगेगा ये। नेक्स्ट वन है यहाँ पर, व्हाट शुड बी योर फर्स्ट एक्शन इन केस ऑफ इलेक्ट्रिकल बर्न? यदि कोई इलेक्ट्रिकल बर्न, करंट लग के जल गया है, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे? असिस्ट द विक्टिम फॉर एयरवे ब्रीदिंग एंड सर्कुलेशन, डिसकनेक्ट द इलेक्ट्रिकल सोर्स, पोर कोल्ड वाटर ऑन द बर्न, या फिर काउंसिल द फैमिली मेम्बर ऑफ द विक्टिम। यदि कोई इलेक्ट्रिकल बर्न वाला पूछते हैं, इलेक्ट्रिकल बर्न का मतलब है करंट के कारण, तो सबसे पहले जहाँ से पर्सन को झटका लग रहे हैं, करंट लग रहा है, उस सोर्स को आप बंद करेंगे, देन आफ्टर उसको ट्रीट करेंगे। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा? डिसकनेक्ट द इलेक्ट्रिकल सोर्स। फर्स्ट एक्शन आपका होगा कि जो इलेक्ट्रिकल सोर्स है जहाँ से करंट लगा है उसको हमें डिसकनेक्ट करना है। हाथों से जाके तो बिल्कुल भी नहीं छू लेना है आपको। यहाँ पर आप वुडन मटेरियल लेके उसको डिस्कनेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब्स एन ओपन फ्रैक्चर? तो ओपन फ्रैक्चर का मतलब क्या होगा? तो ओपन फ्रैक्चर में होगा हड्डी टूटी हुई दिखेंगी, स्किन ब्रोक होगी, बोन्स एक्सपोज्ड होंगी, तो यहाँ पर क्या होगा? ये होगा ओपन फ्रैक्चर। ग्रीन स्टिक होगा जिसमें बेंट एंड स्प्लिट होगा, फैट एम्बोलिज्म वाला अलग होगा, फिर है यहाँ पर एंड कैन मूव अराउंड,
तो ये भी अलग है, कॉम्प्लिकेटेड फ्रैक्चर होगा। लेकिन ओपन फ्रैक्चर का मतलब होगा स्किन टूट जाएगी, इंटैक्ट में स्किन नहीं टूटेगी, लेकिन ओपन फ्रैक्चर में स्किन टूटेगी, हड्डी टूटी हुई दिखेगी। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शन इज अप्रोप्रिएट वाइल ट्रीटिंग अ चोकिंग एडल्ट। तो चोकिंग एडल्ट को ट्रीट करने के लिए आप सबसे पहले क्या करेंगे? यूजिंग अ ब्लाइंड फिंगर स्वीप इफ अ पेशेंट इज चोकिंग एंड नो फॉरेन ऑब्जेक्ट इज सीन। तो ये बिल्कुल नहीं करना है आपको। स्टैंड डायरेक्टली बिहाइंड द एडल्ट एंड प्लेस बोथ ऑफ आर्म्स अराउंड द पेशेंट्स वेस्ट। गिविंग prone पोजिशन टू द पेशेंट, स्टार्ट बीटिंग एट द बैक। आस्क पेशेंट टू नील डाउन एंड ट्राई टू कफ। आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी है यहाँ पर पेशेंट को आप हेमलिच मैन्यूवर देंगे, और जो हेमलिच मैन्यूवर है वो यहाँ पर क्या है? स्टैंड डायरेक्टली बिहाइंड द एडल्ट। आपको सीधा एब्डोमेन को क्या करना है? वेस्ट को अपने दोनों आर्म से प्रेस करना है, और फिर आप पीछे से है जो बैक ब्लो दे सकते हैं। लेकिन चोकिंग एडल्ट है तो आपको एब्डोमेन और वेस्ट को दोनों अपने हाथ से क्या करना है? कवर करके प्रेस करना है। तो यही आपका क्या है? हेमलिच मैन्यूवर। और यहाँ पर जो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन के होगा वो क्या होगा? बी। नेक्स्ट वन है यहाँ पर, विच ऑफ द बेस्ट डिस्क्राइब द पर्पस ऑफ अप्लाइंग ड्रेसिंग एंड बैंडेज ओवर द वुंड। तो वुंड को कोई घाव लगा है तो ड्रेसिंग और बैंडेज का मेन पर्पस क्या होगा? रिड्यूस द विक्टिम्स पेन, रिड्यूस इंटरनल ब्लीडिंग, मेक इट ईजियर टू टेक द विक्टिम टू द हॉस्पिटल। तो यहाँ पर ड्रेसिंग और बैंडेज हम क्यों करते हैं? ब्लीडिंग को कंट्रोल करने के लिए और साथ ही साथ इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने के लिए। नहीं तो हम कुछ भी कपड़ा उठा के भी लपेट के ब्लीडिंग स्टॉप कर सकते। लेकिन ड्रेसिंग और बैंडेज क्यों की जाती है? ब्लीडिंग तो स्टॉप करना ही करना है, साथ में हमें उसको इन्फेक्शन से भी प्रिवेंट करना। नहीं तो पता चला पर्सन ब्लीडिंग के कारण तो नहीं मरा, लेकिन इन्फेक्शन के कारण जरूर चला गया। नेक्स्ट वन है यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द जनरल प्रिंसिपल ऑफ अप्लाइंग स्प्लिंट्स टू अ वुंड। तो स्प्लिंट्स लगाने का, जब वुंड पे स्प्लिंट्स लगाते हैं तो इसका मेन एम क्या होगा? लूज सो दैट द विक्टिम कैन स्टिल मूव द इंजर्ड लिम्ब। बिल्कुल भी नहीं करना। जब भी हम स्प्लिंट लगाते हैं ना तो इतना टाइट लगाना है, ना ही इतना लूज लगाना है। तो यहाँ पर स्नग बट नॉट सो टाइट दैट इट स्लोज द सर्कुलेशन। स्प्लिंट का पर्पस क्या होता है कि हमें टाइट लगाना है, लेकिन इतना टाइट भी नहीं लगाना है कि सर्कुलेशन को क्या करते? स्लो कर दे। सर्कुलेशन आपका प्रॉपर होते रहे, लेकिन हमें इसको थोड़ा सा टाइट लगाना ही पड़ेगा। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट पर्टेनिंग टू हेल्थ रिकॉर्ड ऑफ अ पेशेंट। पर्सन के हेल्थ रिकॉर्ड को लेकर सही पॉइंट कौन सा नहीं है? इट इज़ अ लीगल डॉक्यूमेंट, बिल्कुल सही है। पर्सन के हेल्थ रिकॉर्ड्स हैं, लीगल डॉक्यूमेंट्स हैं। इट कंटेन्स इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू हेल्थ केयर मैनेजमेंट ऑफ पेशेंट, ये भी सही है। इट इज़ अ मेथड ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन हेल्थ प्रोफेशनल रिलेवेंट अदर्स। जब हेल्थ रिकॉर्ड होता है तभी आप एक शिफ्ट से दूसरी शिफ्ट में पर्सन के मेडिकेशन कर सकते हैं। मॉर्निंग शिफ्ट में कोई और नर्स है, इवनिंग में कोई और है, कोई और डॉक्टर आता है। तो यहाँ पर ये भी सही है। इट कैन बी यूज्ड एज अ मीन्स टू प्रूव वंस आइडेंटिटी, ये बिल्कुल भी नहीं है। तो यहाँ पर आपका आंसर भी होगा डी। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिपोर्ट्स। तो रिपोर्ट्स हमेशा फैक्चुअल होना चाहिए, एक्यूरेट होना चाहिए, करेंट होना चाहिए, कंप्लीट होना चाहिए, ना कि इनकम्प्लीट। तो यहाँ पर नोट करके पूछा है तो वो है आपका इनकम्प्लीट। रिपोर्ट्स, रिकॉर्ड्स करेंट, कॉन्साइज, फैक्चुअल, एक्यूरेट और इतने क्लियर होना चाहिए कि इजीली समझ में आए, लेकिन इनकम्प्लीट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन हेल्थ केयर डिसिप्लिन रिकॉर्ड्स। हेल्थ केयर डिसिप्लिन रिकॉर्ड्स में क्या इंक्लूड होगा? तो हेल्थ केयर जो डिसिप्लिन रिकॉर्ड्स हैं इनमें रिकॉर्ड्स मेंटेन्ड बाय हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स ऑफ ऑल डिसिप्लिन, जैसे कि रेडियोलॉजी, लैब, सोशल वर्क एटसेट्रा। तो इसमें सभी तरीके के रिकॉर्ड्स इंक्लूडेड होंगे हेल्थ केयर डिसिप्लिन रिकॉर्ड्स में। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट इंसिडेंट रिपोर्ट। तो इंसिडेंट रिपोर्ट में क्या होगा? शुड बी रिटन बाय पर्सन विटनेसिंग द इवेंट्स। डिटेल नैरेटिव इन्फॉर्मेशन अबाउट द इंसिडेंट इज बीइंग रिटन। Submitted to the police for information, necessary action, service least purpose in quality improvement progress। इंसिडेंट रिपोर्ट का मतलब है कि जो पर्सन, जिस पर्सन के या फिर जो विक्टिम है उसके थ्रू लिखी हुई वो चीज़ें जो उसने देखी हैं या फिर जो चीज़ें उसके साथ हुई हैं वो सब क्या? इंसिडेंट रिपोर्ट। बाकी डिटेल में इंफॉर्मेशन लिखना काम, ये सब चीज़ें कौन करेगा?
ये चीज़ें डॉक्टर्स बताएंगे। जो चीज़ें सबमिट की जाएंगी पुलिस में वो भी डॉक्टर्स करेंगे, लेकिन इंसिडेंट रिपोर्ट का मतलब है जो विक्टिम है जो चीज़ें बताएगा वो लिखी जाना। नेक्स्ट वन है यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब द ऑब्जेक्टिव ऑफ कंप्यूटर बेस्ड पेशेंट केयर रिकॉर्डिंग। तो यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्या है CPCR के, इम्प्रूव्ड यूनिफॉर्मिटी, एक्यूरेसी, रिलेटेबिलिटी ऑफ डेटा। कभी भी कंप्यूटर बेस्ड पेशेंट का डेटा ना तो किसी को मिलना चाहिए, ना ही कॉन्फिडेंशियलिटी को ब्रीच करना चाहिए, ना ही ये शॉर्ट टर्म होना चाहिए, लॉन्ग टर्म होना चाहिए, कभी भी ज़रूरत पड़ सकती है। तो यहाँ पर इसका मेन एम यही है कि इम्प्रूव्ड यूनिफॉर्मिटी, एक्यूरेसी एंड रिट्राइबिलिटी ऑफ डेटा। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पर्पस ऑफ कीपिंग रिकॉर्ड। रिकॉर्ड रखने का पर्पस कौन सा नहीं है? कम्युनिकेशन, फाइनेंशियल बिलिंग, ऑडिटिंग या फिर ऑब्टेनिंग पर्सनल लोन। तो रिकॉर्ड्स का जो पर्पस नहीं है वो क्या है? ऑब्टेनिंग पर्सनल लोन। नेक्स्ट वन, while documenting in the patient's record, if an error is made, what action should a nurse undertake? तो यदि यहाँ पर आपने किसी पर्सन का, पेशेंट का डॉक्यूमेंटेशन किया रिकॉर्ड का, तो यहाँ पर यदि पता चला कि कुछ एरर है, गड़बड़ी है, तो आप क्या करेंगे? इरेज द एरर एंड रिराइट इट, अप्लाई करेक्शन फ्लू टू इरेज द एरर, या फिर स्क्रिबल आउट ऑफ द एरर। ऐसे केस में आपको क्या करना है? जो चीज़ गलत लिखी हुई है उसके नीचे एक लाइन बना देनी है, सिंगल लाइन, और वहाँ पर लिख देना है कि एरर अवॉइड। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट रिपोर्ट्स। तो रिपोर्ट्स को लेके सही पॉइंट क्या है? हर एक CHO, NHM, GMC, ANM 5 क्वेश्चन रिकॉर्ड रिपोर्ट्स के आते हैं। चीज़ आप ध्यान रखिए, इसलिए मैंने पेपर आपको सॉल्व किया। तो यहाँ पर रिपोर्ट्स को लेके सही पॉइंट्स क्या है? रिपोर्ट्स हमेशा वर्बल भी हो सकती हैं, ओरल भी हो सकती हैं। केयर गिवर, डॉक्टर के बीच में आप जो चीज़ें शेयर करते हैं वो सभी चीज़ें रिपोर्ट्स में आएंगी। ज़रूरी नहीं कि रिकॉर्ड्स हैं जो हमेशा रिटर्न होना चाहिए, लेकिन रिपोर्ट्स वर्बल भी की जा सकती है, ओरल भी की जा सकती है। नेक्स्ट है यहाँ पर, और हाउ लॉन्ग इम्यूनाइजेशन रिकॉर्ड ऑफ एन इन्फेंट शुड बी केप्ट। तो बच्चे का जो इम्यूनाइजेशन है कब तक रखना चाहिए हमें? 10 साल तक, 5 साल तक, अंटिल द एज ऑफ मैच्योरिटी, पर परमानेंटली। तो आप यदि अपने बच्चे का, इन्फेंट का, अपने घर में तो आपको जो इम्यूनाइजेशन चार्ट दिया जाता है वो रखे ही रहते हैं, लेकिन हॉस्पिटल में भी वो हमेशा रहना चाहिए। तो यहाँ पर आंसर होगा परमानेंटली। नेक्स्ट वन, व्हेन राइटिंग इन पेशेंट्स नोट्स व्हाट मस्ट ऑलवेज बी देयर। तो पेशेंट नोट्स में हमेशा क्या लिखना चाहिए? डेट, टाइम, सिग्नेचर, प्रिंटेड नेम एंड पोजीशन हेल्ड। तो ये सभी चीज़ें हैं जो पेशेंट के नोट्स में होना चाहिए। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ ड्रग आर यूज्ड इन एंटी ट्यूबरक्लोसिस ट्रीटमेंट। तो एंटी ट्यूबरक्लोसिस ट्रीटमेंट में कौन सी मेडिसिन यूज़ की जाती हैं? तो फर्स्ट लाइन ड्रग आइसोनियाजिड, रिफाम्पिसिन एंड पायराजिनामाइड। नेक्स्ट वन, a child is suffering from fever 101 degree Fahrenheit. You have to administer syrup crocin 15 mg per kg body weight. Available syrup is 250 mg per ml. And weight of the child is 18 kg. How much medicine has to be given to a child? तो यहाँ पर आप बच्चे का वजन यदि 18 किलो है, क्रोसिन, कैल्पॉल या फिर जो भी पैरासीटामोल कंटेनिंग मेडिसिन है, ड्रग कैलकुलेट करके आपको निकालना है। 250 mg पर ml है। बच्चे में आप कितनी देंगे? 18 kg वेट है, तो यहाँ पर 5.4 ml। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग सिरिंज यूज्ड एडमिनिस्टर माउंटेक्स टेस्ट। माउंटेक्स टेस्ट ट्यूबरकुलिन टेस्ट के लिए सिरिंज यूज की जाती है, होती है ट्यूबरकुलिन सिरिंज। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट राइटली डिस्क्राइब द मीनिंग ऑफ थेराप्यूटिक इफेक्ट ऑफ ड्रग। थेराप्यूटिक इफेक्ट ऑफ ड्रग का मतलब होगा जिस डिसीज़ को ट्रीट करने के लिए जितना जो ड्रग रिस्पॉन्स होगा, कम डोज में भी पर्सन रिस्पॉन्ड कर देगा, तो वो कहलाता है थेराप्यूटिक इफेक्ट। यदि इससे ज़्यादा देते हैं हम तो वो होते हैं टॉक्सिक इफेक्ट। एक्सपेक्टेड और फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स ऑफ अ ड्रग। नेक्स्ट है यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द रूट्स फॉर मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन। ओरल दी जाती है, पेरेंट्रल में दी जाएगी, टॉपिकल दिया जाएगा। टॉपिकल का मतलब स्किन में आप जो भी ट्यूब वगैरह लगाएंगे ऑइंटमेंट। इंट्रावेंट्रिकल नहीं दी जाती हैं। इंट्रा जो वेन दिया जाएगा, IV दिया जाएगा, इंट्रावीनस दिया जाएगा, लेकिन इंट्रावेंट्रिकल नहीं दिया जाता।
नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वे टू प्रिवेंट मेडिकेशन एरर। मेडिकेशन एरर को प्रिवेंट करने का तरीका कौन सा नहीं है। ऑप्शन में रीड केयरफुली द लेवल्स ऑफ मेडिकेशन, तो ये बिल्कुल इससे प्रिवेंट कर सकते हैं। एडमिनिस्टर मेडिकेशन इवन इफ इट इज़ प्रिस्क्राइब्ड विथ निकनेम और अनऑफिशियल नेम, तो बिल्कुल भी नहीं है। हमें कभी भी पर्सन के लिए मेडिकेशन है प्रिस्क्राइब की गई निकनेम के साथ, तो हमें उनको एडमिनिस्टर नहीं करना है। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द मीनिंग ऑफ पॉलीफार्मेसी। तो पॉलीफार्मेसी आई थिंक MPCHO में आया था 2019 में। पॉलीफार्मेसी का मतलब है इट इज़ टेकिंग मैनी मेडिकेशन टू ट्रीट सीवियर डिसऑर्डर सिमुलटेनियसली। एक ही टाइम पर बहुत सारी मेडिसिन दे के बहुत सारी डिसीज़ को ट्रीट करना कहलाता है पॉलीफार्मेसी। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट प्रैक्टिस टू एडमिनिस्टर मेडिकेशन टू चिल्ड्रन। तो बच्चों में मेडिकेशन एडमिनिस्टर करने की बेस्ट प्रैक्टिस कौन सी है। ऑलवेज प्रेफर सॉलिड ड्रग प्रिपरेशन सच एज टैबलेट कैप्सूल, कभी भी नहीं। बच्चों में चोक होने के चांस ज़्यादा होंगे यदि आपने डायरेक्ट टैबलेट कैप्सूल दे दिए तो। मिक्स मेडिसिन विथ लार्ज अमाउंट ऑफ जूस टू इंश्योर कंप्लीट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मेडिसिन, कभी भी नहीं। बच्चों में यदि आप मेडिकेशन दे रहे हैं तो मेडिसिन के साथ साथ कभी कभी कहते हैं कि आप जूस दे दो, लेकिन ज़्यादा अमाउंट नहीं मिलाना है, अदरवाइज बच्चे ने वो नहीं ली तो आपकी मेडिसिन भी नहीं जा पाएगी। इंश्योर एक्यूरेसी ऑफ ड्रग डोज यूजिंग प्लास्टिक का पे भी नहीं करना है। यहाँ पर बच्चे में जब आप मेडिसिन दे रहे हो स्पून यूज़ करें या फिर ओरल सिरिंज यूज़ करें, बिना निडल के, निडल लगा के नहीं। और लिक्विड मेडिसिन हमेशा देनी चाहिए जिससे चोकिंग के चांस कम रहेंगे। नेक्स्ट है यहाँ पर ड्रग डोज को लेके क्वेश्चन आया था। अमॉक्सिसिलिन देना है, 500 mg की टैबलेट है, 250 mg प्रिपरेशन है यहाँ पर। तो यहाँ पर कितनी टैबलेट की ज़रूरत पड़ेगी, तो 4 टैबलेट की ज़रूरत पड़ेगी। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इंश्योर्स करेक्ट इंस्टॉलेशन ऑफ ईयर ड्रॉप्स टू एन एडल्ट। तो एडल्ट में पूछा है, ध्यान से देखिए क्वेश्चन। एडल्ट में ईयर मेडिकेशन इंस्टॉल करना है तो हम क्या करेंगे, पुल द पिन अपवर्ड एंड बैकवर्ड। एडल्ट में कहा है तो अपवर्ड और बैकवर्ड, बच्चे में कहें तो डाउनवर्ड एंड बैकवर्ड। चिल्ड्रन में पूछे तो कहना है डाउनवर्ड बैकवर्ड, एडल्ट में पूछा तो अपवर्ड एंड बैकवर्ड। नेक्स्ट वन, ड्रग ऑफ चॉइस इन ट्रीटिंग कॉलरा इन प्रेग्नेंट वुमेन। प्रेग्नेंट वुमेन में बात हो रही है। प्रेग्नेंट वुमेन के लिए यदि कहें, नॉर्मली पूछें तो डॉक्सीसाइक्लिन, टेट्रासाइक्लिन, लेकिन प्रेग्नेंट वुमेन में पूछा है कोलेरा को ट्रीट करने के लिए कौन सी मेडिसिन है जो यूज़ की जाएगी, तो वो होगी यहाँ पर फुराजोलिडोन। क्या है, फुराजोलिडोन। फुराजोलिडोन मेडिसिन है जो यहाँ पे यूज़ की जाएगी। तो यहाँ पर आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, व्हाट इज द कट ऑफ ऑफ ब्लड प्रेशर फॉर डायग्नोसिंग ऑफ ब्लड हाइपरटेंशन। तो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर जब मोर देन 140 mm ऑफ Hg रहे तब हम यहाँ पर हाइपरटेंशन कहेंगे। कट ऑफ माना जाएगा, BP मतलब बढ़ा हुआ है। नेक्स्ट वन, मिशन इंद्रधनुष लॉन्च्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज रिलेटेड टू। तो मिशन इंद्रधनुष लाया गया था इम्यूनाइजेशन के लिए। 2 साल तक के एज ग्रुप के बच्चों में हमें कंप्लीट इम्यूनाइजेशन करना है। फिर इसका इंद्रधनुष का 2.0 आया, इंटेंसिफाइड आया, अलग अलग टाइम पे क्या होता गया, अपडेट होता गया। नेक्स्ट वन, फर्स्ट डोज ऑफ मीजल्स वैक्सीन इज एडमिनिस्ट्रेड एट। तो फर्स्ट डोज दिया जाता है एट द टाइम ऑफ 9 मंथ, बच्चे की एज जब 9 महीने कंप्लीट हो जाए तब। नेक्स्ट है यहाँ पर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लाइव अटेन्यूएटेड वैक्सीन। तो वो DPT। क्या है, DPT। नेक्स्ट है NPCDCS, नेशनल प्रोग्राम फॉर कंट्रोल ऑफ प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ कैंसर, डायबिटीज, कार्डियोवैस्कुलर एंड स्ट्रोक। तो यहाँ पर ये सभी के लिए है, किसी एक को छोड़कर। डायबिटीज़ मेलाइटिस, HIV, HTN कैंसर, DM कैंसर या फिर TB डायबिटीज़ मेलाइटिस। तो यहाँ पर NPCDCS, तो यहाँ पर वाई डायरेक्शनल की बात की जा रही है। तो वाई डायरेक्शनल में क्या है जो आएगा यहाँ पर, तो वाई डायरेक्शनल में आएगा डायबिटीज़ मेलाइटिस एंड TB। क्या होगा, डायबिटीज़ मेलाइटिस एंड TB। What is the time limit to register birth event as per Central Birth and Death Registration Act। 1969 में बर्थ एंड डेथ रजिस्ट्रेशन एक्ट आया था, उसके अकॉर्डिंग
विदिन 21 डेज में मृत्यु या फिर जन्म है जो रजिस्टर करवा लेना चाहिए। नेक्स्ट वन, लास्ट केस ऑफ गुइयाना डिसीज इज इंडिया वॉज रिपोर्टेड इन। तो लास्ट केस कब आया था गुइयाना डिसीज का इंडिया में? तो वो आया था 1996 में, 1996 में। नेक्स्ट है यहाँ पर, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर रिकमेंडेड एज अ मेजर टू कंट्रोल कोलेरा इन अ कम्युनिटी एक्सेप्ट। तो यहाँ पर कोलेरा को हम बड़े लेवल पर, यदि कम्युनिटी में कोलेरा फैला हुआ है तो सभी तरीके से कंट्रोल कर सकते, किसी एक को छोड़कर। फूड हाइजीन से, बॉइलिंग वाटर से, अर्ली डिटेक्शन एंड ट्रीटमेंट से, लेकिन मास कीमो प्रोफाइलैक्सिस हमें यूज़ नहीं करेंगे। नेक्स्ट वन, एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग इज रिकमेंडेड अप टू द पीरियड ऑफ 6 मंथ तक। आफ्टर द कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग एंड वीनिंग स्टार्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट वन है यहाँ पर, वेयर इज रेणुका लेक लोकेटेड। तो रेणुका लेक कहाँ पर है? तो ये नहम में। कहाँ पर? नहम में। तो ये था यहाँ पर ANM हेल्थ फीमेल हेल्थ वर्कर का पेपर, जो आपके CHO MPPV के लिए भी हेल्पफुल रहेगा। ANM के साथ साथ इन्होंने भी इस पेपर को नहीं देखा, प्लीज़ एक बार ज़रूर चेकआउट करें, के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। और जो भी लोग अभी CHO MP व्यापम के अलग अलग जगह, MP व्यापम के अलावा अलग अलग जगह CHO का पेपर दे रहे हैं, उनकी भी क्लासेस अब कंटिन्यू रहेंगी। अब एक भी दिन का ब्रेक आपको नहीं दिया जाएगा। तो आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो। जो भी लोग PDF लेना चाहते हैं तो मेरे WhatsApp नंबर पर डायरेक्ट करके उन PDFs को ले सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस। बाय बाय, टेक केयर।